नमस्कार। स्वराज करियर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। स्वराज करियर में आज हम बात करेंगे गणित के बारे में। जी हाँ, गणित के सवाल को हल करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कैसे गणित के सवालों को हल करें, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनोज शुक्ला, ग्रुप डायरेक्टर भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के। सर, बहुत सबसे पहले हम स्वागत करते हैं स्वराज एक्सप्रेस में। हम चाहेंगे प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबसे पहले। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद। मुझे आपने इस कार्यक्रम में अपनी बातें रखने का अवसर दिया। अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजिएट एजुकेशन में 44 साल 10 माह से भी अधिक की शासकीय सेवा पूर्ण कर मध्य प्रदेश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन, जो भोपाल के कालियासोट डैम के पास स्थित है, से 30 जून 24 को 65 वर्ष की अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हालांकि नीट तो नहीं थी, पर शिक्षा पठन पाठन के क्षेत्र से जुड़ा रहना चाहता था। अतः चॉइस के आधार पर इस क्षेत्र के ही नहीं वरन प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में एक अग्रणी नाम भाभा यूनिवर्सिटी को मैंने अभी ज्वाइन किया है एज ग्रुप डायरेक्टर। वहाँ इस पद का दायित्व संभाल रहा हूँ। विषय मेरा गणित रहा। प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय, जो कि उस समय सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, आज की तिथि में ये डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय कहलाता है। उससे मैंने 1979 में एमएससी मैथमेटिक्स की, तत्पश्चात पीएचडी की उपाधि मैथमेटिक्स में प्राप्त करी। मेरे पूरे सेवा काल में 14 विद्यार्थियों को मेरे सुपरविज़न में पीएचडी उपाधि प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में 6 शोधार्थी मेरे अंतर्गत कार्यरत हैं, शोधरत हैं। शीघ्र ही उनकी थीसिस जमा होने वाली है। भाभा विश्वविद्यालय पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। भाभा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित एक गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2018 में हुई। वर्तमान में भाभा विश्वविद्यालय में डेंटल साइंस के अंतर्गत बीडीएस, एमडीएस, फार्मेसी में डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा, नर्सिंग के कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग के अंतर्गत बीटेक, एमटेक कोर्सेज, एजुकेशन जिसमें बीएड और एमएड होता है, एमसीए, एमबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, लॉ, बीएससी एग्रीकल्चर आदि आदि कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। पीएचडी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्वालिफाइड गाइड्स हैं जो कि पीएचडी में बच्चों के सुपरवाइज़र हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, पठन पाठन के लिए उत्कृष्ट फैकल्टीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, कल्चरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट ड्राइव, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस आदि आदि ये लगभग नियमित आयोजित होती रहती हैं, जिससे विद्यार्थियों को जो वर्तमान सिनेरियो है उसमें अपने को प्रस्तुत करने में सहजता होती है और अपने को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी क्षमताओं का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और कोई कमी यदि उनमें है तो उसमें अपेक्षित सुधार भी कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जॉब चाहे शासकीय हो या अशासकीय, चाहे स्वयं का व्यवसाय हो या स्टार्टअप, इन सब के लिए यहाँ छात्र तैयार होते हैं। यहाँ के विद्यार्थियों ने ये सिद्ध भी किया है। यहाँ का एक पूर्व विद्यार्थी इसरो में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में कार्यरत रहा है। अनेक विद्यार्थी विभिन्न नामचीन केंद्रीय संस्थानों में उच्च पदों पर पदस्थ हैं। विभिन्न प्रदेशों में भी, स्टेट सर्विसेज में भी कार्यरत है। इसके अलावा बैंक, एलआईसी, रेलवे आदि आदि सभी में यहाँ के विद्यार्थी कहीं न कहीं पदस्थ हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सर, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हैं, तो इस मैथ्स को आप कैसे देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। तो मैथमेटिक्स की आपने बात करी, तो जैसा सभी को मालूम है 22 दिसंबर हर वर्ष
राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और प्रायः सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इससे संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। मैथमेटिक्स वीक की तरह ये वीक चल रहा है, तो मैं सबसे पहले उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। बिल्कुल। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा से उत्पन्न शुद्ध भारतीयता के प्रतीक, विलक्षण बुद्धि से परिपूर्ण महान गणितज्ञ श्री श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इसी दिन 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड में हुआ था। जी। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु 125वीं जन्म जयंती पर 22 दिसंबर 2012 को यह दिवस 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय केंद्र शासन ने लिया। तब से ये दिवस गणित दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभावों में लालन पालन परंतु कुशाग्र बुद्धि के धनी, गणित के प्रति अगाध ललक, इस स्तर तक कि गणित के अलावा अन्य विषयों की परीक्षाओं में असफल हो जाया करते थे श्री श्रीनिवास रामानुजन। वो स्वयं भी कहा करते थे कि मुझे जो भी गणित में आता है वो कुल देवी की कृपा से आता है। उन्हें सपने में कई चीजें आया करती थी। जी। उनकी इस प्रतिभा को उच्च अधिकारियों ने पहचाना, उनकी विलक्षणता को पहचाना। औपचारिक डिग्री उनके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है शोध के लिए अपवाद स्वरूप छात्रवृत्ति नियमों को शिथिल करते हुए दी गई। संख्याओं पर उनका कार्य बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। संख्या कोई भी उनके सामने रखी जाती थी, फौरन वो उसका गुण बता दिया करते थे। और ऐसा ही एक संख्या है 1729, जिसे हार्डी रामानुजन संख्या कहा भी जाता है। ये सबसे छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के क्यूब्स, घन के योग से बनती है। और ये ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उनके गणित में किए गए उत्कृष्ट कार्य को जब विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी और लिटिलवुड ने देखा तो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन आने का आमंत्रण दिया और पर्याप्त व्यवस्थाएं भी कराई। उनके कार्य को देख के वो अचंभित रह गए। वहां जाकर रामानुजन ने काफ़ी शोध पत्र लिखे, काफ़ी शोध पत्र प्रकाशित हुए। उनका जितना कार्य था वो व्यवस्थित नहीं था। एक तो अभावों में जिए, वो पोर्ट ट्रस्ट में यहाँ मद्रास में नौकरी किया करते थे, उसी के रद्दी कागजों पर अपने प्रश्नों को लिखते थे। शायद कागजों का अभाव रहा होगा कि वो प्रश्न थ्रो करते थे और सीधे उसके उत्तर पर आ जाते थे। बीच में उसका हल साइंटिफिक वे में नहीं रहता था। गणितीय रूप में जिसे हम प्रमेय का सिद्धिकरण कहते हैं वो नहीं हुआ करता था। इसलिए उनका काम व्यवस्थित नहीं था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके 3000 में से 500 प्रश्न ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने पंजीकृत करा रखे हैं। उनका पेटेंट उनके पास है। भारतीय गणितज्ञ के कार्य का पेटेंट विदेश में किसी संस्था के पास है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। खैर, उन्हें आखिरी में फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी भी प्राप्त हुई, परंतु शाकाहारी होने के कारण जलवायु और खान पान से सामंजस्य नहीं बैठा सके। परिणाम स्वरूप बीमार रहने लगे। भारत उन्हें मजबूरी में लौटना पड़ा और अल्प समय में 1920 में ही यह उल्का विलुप्त हो गई। उल्का से तुलना में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उल्का ही वह तेजोमय दैदीप्यमान पिंड है जो एकाएक प्रकट होकर अपने प्रकाश से वातावरण आकाश को दग्ध कर तेज गति से एक दूसरी ही दिशा प्राप्त कर अल्प समय में सबको मंत्रमुग्ध कर विस्मय पैदा कर देता है, परंतु विलुप्त हो जाता है। और ये संयोग ही है कि स्वामी श्री विवेकानंद जी भी उनके समकालीन थे। न सिर्फ समकालीन थे अपितु दोनों अल्पायु थे। विवेकानंद जी भी 39 वर्ष की आयु में हम लोग को छोड़ के चले गए थे और हमारे महान गणितज्ञ श्री श्रीनिवास रामानुजन की तो टोटल आयु ही 33 वर्ष थी। तो गणित
विषय पे बात चल रही थी, इसलिए मैंने महान गणितज्ञ श्री श्रीनिवास रामानुजन का इतना जिक्र यहाँ पर किया है। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। अब बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं, तो उनके लिए मैथ्स लेने के साथ उनका कोर्सेज क्या होते हैं, बेनिफिशियल कितना रहता है कोर्स के साथ मैथमेटिक्स, और स्कोप क्या क्या रहते हैं? गणित जैसे अन्य विषय हैं, गणित भी एक विषय है। गणित की बात करें तो जैसे मयूर की कलगी और सर्प के जो मस्तक पे मणि होती है, शिखा मयूराणाम, संस्कृत का जो एक श्लोक है, उस तरह से गणित को भी सभी विषयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हालांकि मैं गणित का विद्यार्थी हूं, तो गणित की महत्ता प्रतिपादित करना मेरा ध्येय नहीं है जी। लेकिन ऐसा सबने प्रायः मान लिया है कि गणित विषयों में सर्वोच्च है। एक्चुअली मैथमेटिक्स कठिन विषय है ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स इज ए वे और टूल और एड्रेस और एक्सप्लोर एनी प्रॉब्लम और डेटा विच understand, analyze and give scientific logic to reach right most correct solution. गणित कठिन नहीं है जी। थोड़ा लॉजिकल है। इसका फोबिया हमारे घर से ही पैदा किया जाता है। माता पिता भी बच्चे से पूछते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, गणित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसा लगने लगता है बच्चे को कि गणित कठिन चीज है जिसके लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है। माता पिता आराम से ही कहने लगते हैं कि गणित पे ज़्यादा ध्यान दो। यहीं से विद्यार्थी के मन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भय के रूप में मस्तिष्क में बैठ जाता है। गणित पढ़ने का विषय तो है ही, लेकिन पढ़ने से अधिक ये लिखने का विषय है। बिल्कुल। प्रैक्टिस, अभ्यास, पुनरावृत्ति का विषय है। गणित में कुछ सिद्धांत हैं जो मनस्पटल पर बार बार रगड़ खाने पर अभ्यास से लॉजिकल सोच के रूप में स्थायी हो जाते हैं। जैसे कहावत है, रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने जाने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से गणित है। इसकी पुनरावृत्ति, प्रैक्टिस, अभ्यास और लिखकर, पढ़कर, याद करके नहीं की जा सकती। तो उसी तरह से गणित को लिया जाना चाहिए। तार्किक बुद्धि का विकास, चाहे वह व्यायाम से हो, स्पोर्ट्स से हो या चेस खेलने से हो, अबेकस है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके, ध्यान विशेषकर, तो इनसे हम चाहें तो अपनी तार्किक क्षमता, मेमोरी और विशेषकर गणित के प्रति रुझान बढ़ा सकते हैं। और एक बार ये चीज़ आ गई तो गणित में रुचि स्वमेव आ जाएगी। और रुचि आ गई तो गणित भय का विषय नहीं रह जाएगा, आनंद का विषय होगा। क्या बात है, बहुत ही सही कहा आपने कि भय का विषय नहीं रहेगा, आनंद। लोग एंजॉय करते हुए यहाँ पर यूँ कह सकते हैं मैथ्स की पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। सर जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको फॉर्मूलेज, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे होते हैं तो उनको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो क्या फॉर्मूले ज़रूरी हैं याद करना कि उसको हम समझ सकते हैं? एक ईजी वे अगर पूछूं मैं आपसे तो क्या हो सकता है उसका एक ईजी वे? निश्चित तौर पर गणित बहुत बृहद है, बहुत फार्मूले हैं। मैं 44 वर्षों से अधिक गणित का अध्यापन कर चुका हूं। हालांकि मैं अभी भी अपने को विद्यार्थी ही मानता हूं, और मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पूरा गणित आता है। मैं तो कहूंगा कि मुझे लगभग 10% गणित आता है। बहुत ही बृहद विषय है। तो निश्चित तौर पे कई सूत्र, कई फार्मूले हैं, कई सिद्धांत हैं, कई थ्योरी हैं, तो इन सबको एक साथ ही याद रखना तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है। इसलिए बड़े लॉजिकली और अपनी अपनी समझ के हिसाब से याद रखने के जो भी तरीके, कई लोग कुछ कहावतों पे या कविता बना के उनको याद रख लेते हैं, तो उस तरह से भी इनको याद रखा जा सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से यदि गणित को समझें जी, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 लेवल होते हैं। लेवल 1 होता है रिमेम्बरिंग, मतलब याद रख के, रट के। तो रट के हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के विषय तो याद रखे जा सकते हैं। लेवल 2 होता है अंडरस्टैंड, जिसमें डिफाइन, इंटरप्रेट करना, जनरलाइज करना, प्रेडिक्ट करना, रीअरेंज करना आता है, ये चीज़ होती है। लेवल 3 होता है अप्लाई, अप्लाई करना किसी चीज़ को। तो ये
कठिनता के बढ़ते क्रम में अपन चल रहे हैं। तो अप्लाई में कैलकुलेट है, एग्जामिन है, इलस्ट्रेशन है, कंप्यूट करना है, कंक्लूड करना है और रीअरेंज करना है। लेवल 4 होता है एनालाइज, कोई भी एक सिचुएशन या प्रॉब्लम को एनालाइज करना। तो निश्चित तौर पे इसमें लॉजिक का यूज होगा, इसमें डिफरेंशिएट करना, क्लासिफाई करना, कंप्यूट करना, मॉडिफाई करना, ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करना आता है। लेवल 5 आता है इवेल्युएट, जो और कठिन है, जिसमें आर्गू, डिटरमाइन करना, जज करना, जस्टिफाई करना, रिव्यू करना इत्यादि आता है। और लेवल 6 होता है क्रिएट, कि नई चीज कोई डेवलप कर देना, जनरलाइज कर देना, मॉडिफाइड, एडवांस्ड कर देना। तो ये 6 लेवल्स हैं पढ़ाई के ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से। गणित इसमें 6 में आता है, यानी कठिनता के अधिकतम स्तर तक भी जाता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, 2 गुणित 2 हमें पढ़ाया गया तो हम याद रख सकते हैं, 4 होता है, वो रिमेम्बरिंग में आ जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। लेकिन केवल ऐसा ही है ऐसा नहीं है, कठिनाई के हर लेवल की चीज गणित में उपलब्ध होती है, और यही कारण है कि इसको सबसे कठिनतम माना जाता है। गणित विषय की उपयोगिता और आवश्यकता प्राय सभी विषयों में अपरिहार्य है। आरंभिक अध्ययन में किसी भी विषय में हिस्ट्री जैसे पढ़ना है, हो ना हो, लेकिन यदि हम हिस्ट्री के कोई रिसर्च में जाएंगे, इकोनॉमिक्स के रिसर्च में जाएंगे, सोशियोलॉजी के रिसर्च में जाएंगे, सोशियोलॉजी ऐसा लगता है बड़ा सरल सा सब्जेक्ट है, इजी है बिल्कुल, लेकिन जब हम उसके रिसर्च पे जाएंगे तो रिसर्च में कोई बात हमें स्थापित करने के लिए कुछ क्वेश्चनायर बना के क्वेश्चंस थ्रो करना पड़ेंगे, जो जवाब आएंगे उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और जहां एनालाइज की बात आ गई यानी गणित या स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। तो गणित एक ऐसा विषय है जो हर विषय में कहीं ना कहीं विद्यमान है। इसका एप्लीकेशन तो विशेषकर, चाहे वो लाइन इंजीनियरिंग की हो, जियोलॉजी की हो, मेडिकल लाइन हो, एजुकेशन हो, सोशियोलॉजी हो, वट एवर इट इज, मौसम विज्ञान, सभी में गणित का कहीं ना कहीं उपयोग होता ही होता है। जी बिल्कुल। सर, जैसे अभी आपने बहुत सारे सब्जेक्ट काउंट किए, मैं देख रही थी, मैथमेटिक्स को सबसे अलग क्यों कहा जाता है और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में? मैं समझता हूँ मैंने ऊपर जो बातें कही उन सब का सार यही है। मैथमेटिक्स सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर एनालाइज करना पड़ता है, फिर कुछ चीज़ अप्लाई करना पड़ती है, लाइक थ्योरम हो या फार्मूला हो, और फिर जो है उससे कंक्लूजन हमें निकल के आता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की सारी विधाएं इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स से जो भी चीज़ आती है वो राइट मोस्ट करेक्ट सोल्यूशन होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड। इसलिए गणित को कठिन भी माना गया है और बाकी विषयों से अलग भी रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अभी कोई भी, जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो भी सब्जेक्ट लेते हैं तो एक उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं, हमारा सैलरी पैकेज इतना होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स मैथ्स लेते हैं, जो एकदम परफेक्टली हैं, एकदम 100% यू कह सकते हैं, उनके लिए क्या सैलरी पैकेज रहता होगा अगर वो अच्छा बेस्ट कोर्स करते हैं तो? आज के कॉम्पिटिटिव युग में जबकि जॉब्स की ऐसी मारामारी है, तो बहुत इसके लिए सटीक सैलरी पैकेज की बात तो नहीं की जा सकती जी। पहले मैं बता दूं जॉब्स कौन कौन से उपलब्ध बिल्कुल। हैं। जैसे आप 12th पास करते हो आर्ट्स कॉमर्स से, तो कॉलेज में बीएससी में मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन यदि आपने मैथमेटिक्स से 12th पास किया है तो आप आर्ट्स या कॉमर्स में जा सकते हैं। मतलब एक तरह से ये स्थापित सा कर दिया है कि गणित का विद्यार्थी आर्ट्स और कॉमर्स आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स वाला गणित नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल। यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं घूम फिर के बात वही आ गई कि गणित की श्रेष्ठता जो है स्थापित कर दी गई है। और यही कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब्स हों, इंडियन सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सभी के सभी में गणित से यदि ग्रेजुएट है तो वो उस एग्जामिनेशन को फेस कर सकता है। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
बैंक्स हैं, एलआईसी है, डिफेंस है, रेलवे है, प्राइवेट जॉब्स है, और पता नहीं प्राय सभी जगह मैथमेटिक्स वाले को एंट्री है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, कोई एकदम विशेषज्ञता का विषय हो तो बात दूसरी है कि जैसे मेडिकल लाइन है तो मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं जाएगा। हालांकि वहाँ भी सपोर्टिव हैंड मैथमेटिक्स के होना ही चाहिए। वहाँ जो रिसर्चेज हो रही हैं उनको एनालाइज करना और कोई रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे पहुँचना है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल डायरेक्टली इन जॉब्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स के किसी भी जॉब में मैथमेटिक्स वाला फेस कर सकता है। सैलरी पैकेज की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह का टफ समय चल रहा है जी, उसमें एग्जैक्टली तो सैलरी पैकेज अपन नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन ये निश्चित है कि बाकी विषयों के कंपैरेटिवली गणित विषय के, चाहे टीचर्स की बात करें या उस क्षेत्र का कोई भी एक्सपर्ट है गणित का, तो उसका सैलरी पैकेज कंपैरेटिवली अदर से अच्छा ही रहता है। बिल्कुल। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक मैसेज जो आप स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। विद्यार्थियों के हिसाब से मैसेज दूं तो यही है, गणित को हौवा न माने, गणित से डरने की आवश्यकता नहीं है। गणित को पढ़ने का एक तरीका है, पढ़ने का भी मैं उल्टा कहूँगा, लिखने का तरीका है। उसको डेवलप करें, प्रैक्टिस करें, गणित आपके लिए आसान होगा। जो भी विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में कहीं बैठने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उनके लिए शुभकामनाएं। नया वर्ष भी एकदम द्वार पर खड़ा हुआ है। मैं आयुष्मती एजुकेशन एवं सोसाइटी ग्रुप तथा भाभा विश्वविद्यालय की ओर से न सिर्फ विद्यार्थियों को, पूरे समाज के लोगों को, शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाला वर्ष उत्तम स्वास्थ्य का हो उनके और विद्यार्थियों के लिए सफलता को। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज शुक्ला, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ भाभा यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने बताया कि मैथ्स को आप हवा मत समझिए, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और इसको इजीली आप पास कर सकते हैं। और जब आप समझने बैठेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्वराज एक्सप्रेस में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।